जी दोस्तों, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो अकाउंट्स हैं, कॉमन जो अकाउंट्स हैं, उनकी नो हाउ होनी चाहिए। सो डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, और वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। कोई गुड्स सेल कर रहा होता है, कोई सर्विसेज सेल कर रहा होता है, कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके जो है वो गुड्स को सेल कर रहा होता है। सो ऑब्वियसली बात है कि जब नेचर बिजनेस की चेंज होती है विद रिगार्ड टू ओनरशिप, मींस दैट के इंडिविजुअल का बिजनेस होता है जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। देन हमारे पास जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, फिर कंपनी का बिजनेस होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। और इसी तरह जो है वो अगर हम बिजनेस की क्लासिफिकेशन को देखें या टाइप्स को देखें विद रिगार्ड टू फंक्शंस, तो हमें पता चलेगा कि भाई सर्विसेज का एक बिजनेस होता है जिसमें जो है कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है। लाइक कोई हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें आप, या फिर किसी लॉयर की एग्जांपल ले लें। अच्छा, इसी तरह जो है वो ट्रेडिंग का बिजनेस होता है जिसमें हम किसी से गुड्स जो है वो परचेज करते हैं और आगे सेल कर देते हैं। और देन हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है जिसमें खुद प्रोडक्ट हम बनाते हैं और फिर उसको सेल कर रहे होते हैं। तो जब बिजनेस की टाइप चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस में मौजूद जो अकाउंट है, ठीक है, वो भी चेंज होंगे। मुख्तलिफ बिजनेसेस जो है वो अलग अलग अकाउंट्स यूज कर रहे होते हैं। सो जो एक बिजनेस अकाउंट्स यूज कर रहा होता है रिकॉर्डिंग में, उसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो सिंपल है ये कि हम अगर एग्जांपल लें एक ट्रेडिंग और सर्विसेज के बिजनेस की, अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें जो कॉमनली यूज होने वाले जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर हमने सारे लिख लिए हैं। लाइक करंट एसेट में अगर देखें तो कैश, जो मनी होती है बिजनेस के अंदर, बैंक बैंक में जो पैसे होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो ऑब्वियसली पता है कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, देन हमारे पास इन्वेंट्री का एक अकाउंट है, यानी कि जो गुड्स हम सेल करते हैं, सही है, तो वो इन्वेंट्री का अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि अगर सर्विसेज का बिजनेस है तो उसमें इन्वेंट्री नहीं होगी क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो ट्रेडिंग के बिजनेस में तो इन्वेंट्री का अकाउंट होगा लेकिन सर्विसेज के बिजनेस में नहीं होगा। फिर है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, अभी वो एक्सपेंस हुआ नहीं होता। ठीक है, लाइक एडवर्टाइजिंग के लिए जो है हमने एडवांस में जो है न्यूज़पेपर को पैसे दे दिए कि भाई आप वीकली बेसिस पे जो है वो हमारा जो इश्तिहार होगा वो शाया करते रहना अपने अखबार में, तो एडवांस में दे दिया। रेंट हमने एडवांस में दे दिया, सैलरी हमने किसी को एडवांस में दे दी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो हम एडवांस में देते हैं। ये भी एसेट होता है अनटिल हम इनको यूज नहीं कर लेते, अनटिल ये एक्सपेंस आउट नहीं हो जाते तब तक ये एसेट होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम एक साल तक के पीरियड के लिए अगर कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये भी करंट एसेट है। अच्छा, इसी तरह फिक्स एसेट में अगर हम देखें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में जो है वो तमाम जो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, जैसे अगर कंप्यूटर को देख लें, फोटोकॉपियर मशीन हो गई और इस तरह की जो चीजें हैं वो सब इक्विपमेंट में आती हैं। ठीक है, मशीनरी अगर कोई है, ठीक है, फिक्सचर्स यानी कि जो ये लाइटिंग वगैरह, फैन, एसी, ये सारी चीजें फिक्सचर्स कहलाती हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये जो है कॉमनली फिक्स एसेट के अकाउंट है जो कि यूज होते हैं। और इसके साथ ही लैंड के अलावा जितने भी बाकी फिक्स एसेट है वो ओवर द पीरियड जो है वो डेप्रिशिएट होते हैं, तो इनका एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सही है, इसको जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी इसको कहा जाता है। तो ये एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। एसेट को हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करके रखते हैं और जितनी भी उसकी वैल्यू कम होती है वो हम इस प्रोविजन वाले अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर ओरिजिनल कॉस्ट में से
प्रोविजन को लेस करके बाकी जो नेट बुक वैल्यू है वो हम प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। सो ये भी एक अकाउंट है, कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी कि एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, बट जब ये कॉन्ट्रा अकाउंट इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। इसका ट्रीटमेंट उलट होता है, रिवर्स होता है। देन हम अगर एक्सपेंसेस की तरफ आए तो एक्सपेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरे जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली परचेजेस, जो इन्वेंट्री हम परचेज करके लाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वापस सेल करने के लिए, तो उसको हम परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये भी एक्सपेंस का अकाउंट है। परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, दोनों परचेजेस के कॉन्ट्रा अकाउंट है, एक्सपेंस के कॉन्ट्रा अकाउंट है। मींस दैट के परचेज जब इंक्रीज होती है तो हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, ये दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट भी जो है वो रिवर्स होता है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर जो इन्वेंट्री आप परचेज करके अपनी शॉप या अपने पॉइंट ऑफ सेल तक ला रहे हो तो वहां तक लाने के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, इसको नॉर्मली हम ट्रांसपोर्टेशन इन कहते हैं, फ्रेट इन या फिर कैरेज इनवर्ड भी इसको कहा जाता है। सो ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और अगर कोई लेबर जो है आपने पे किया है, लेबर को कुछ पे किया है, तो वो भी, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, आप जो प्रोडक्ट परचेज करके लाए हो तो ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब जो आपका सर्विसेज का बिजनेस है उसमें ये सब नहीं होता, ये तमाम अकाउंट्स नहीं होते, ट्रेडिंग के बिजनेस में होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा तो फिर ये सारे अकाउंट नहीं होंगे, उसकी जगह सिमिलरली जो हम प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका अकाउंट आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर उसका अकाउंट आ जाएगा। इसी तरह जो आपकी फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है जिसको हम ओवरहेड कहते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अकाउंट आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और ये सारे अकाउंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो हम सैलरीज देते हैं एम्प्लॉइज को, सैलरी एक्सपेंस, रेंट देते हैं, फूड एंड मील, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, कम्युनिकेशन यानी कि इंटरनेट वगैरह, जो आपका टेलीफोन का बिल होता है वो कम्युनिकेशन में हम रिकॉर्ड करते हैं। मेंटेनेंस जो है, अगर आपकी बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस हुई है या आपकी इक्विपमेंट की कोई मेंटेनेंस हुई है वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन, जब ये एसेट, फिक्स एसेट जब हम यूज करते हैं, तो जब इनकी लाइफ में कमी हो या ये ऑब्सलीट हो जाए या इनमें वेयर एंड टेयर हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी वैल्यू कम होती है, उस वैल्यू के कम होने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। देन हमारे पास है बैड डेट, जो हम ये अकाउंट रिसीवेबल, जब क्रेडिट सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा जो है वो जनरेट होता है, हमें लोगों से पैसे लेने होते हैं, और अगर इनमें से कोई अमाउंट हमें लगता है कि नहीं मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है, तो फिर वो हमारा जो है वो बैड डेट हो जाता है और ये हमारा लॉस है। सही है, तो इसको हमने इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो ये हमारे जो है सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो है वो अकाउंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी भी दो तरह की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरी जो है वो लॉन्ग टर्म। वो लाइबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर हमको पे करनी है शॉर्ट टर्म कहलाती हैं, और ऐसी लाइबिलिटीज जिनको पे करने के लिए 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है वो हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी उनको कहते हैं। सो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आप देखें अकाउंट्स पेबल, जब आप इन्वेंट्री परचेज करके लाते हैं सप्लायर से और वो क्रेडिट पे परचेज करके लाते हैं, तो तब आपको अपने सप्लायर को पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो उसको हम अकाउंट्स पेबल में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स पेबल, जो यूटिलिटीज आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है यूज कर रहे हैं, अब आपके जो है वाटर का बिल आ रहा है या फिर गैस का बिल आ रहा है, तो ये बेसिकली जो बिल जब आपके पास आ जाते हैं तो एक्सपेंस तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर वो उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है तो वो बिल्स पेबल में रिकॉर्ड होगी एज अ लाइबिलिटी। सैलरीज पेबल, जब आपके ऊपर एम्प्लॉइज की सैलरी ड्यू हो जाती है तो आप एक्सपेंस में तो रिकॉर्ड करते हो, बट साथ ही साथ जो है उसको आप जो है वो सैलरीज पेबल में भी रिकॉर्ड करोगे अगर आपने पेमेंट नहीं किया अभी, ठीक है, मंथ की लास्ट डेट को आपके ऊपर ड्यू हो गई है, बट पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ की 5, 6, 7 या जो भी आपकी डेट है आपने पे करना है, तो बेसिकली यहाँ पर ये लाइबिलिटी में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमें एक एंट्री के अंदर जो है वो एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट रिकॉर्ड करना होता है, और दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। सो जब आप सैलरीज रिकॉर्ड कर रहे होते हो तब आप पेमेंट तो कर नहीं रहे होते हो, तो सेकंड एंड पे जो आपका अकाउंट आएगा वो होगा आपका सैलरीज पेबल, के ये आपने पे करनी है, ये लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में मौजूद
रकम से ज्यादा रकम का चेक अगर बना के दे दिया है तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि 4-5 लाख तक जो है वो आप अपनी जो रकम मौजूद है उससे ज्यादा आप जो है वो बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और आपने अपने किसी सप्लायर को 2 लाख देने हैं, तो आपने 2 लाख का जो है वो चेक काट के उसको दे दिया, उसने कैश करवा लिया, तो लाख रुपए तो आपके अपने बैंक में मौजूद है, लेकिन लाख रुपए बैंक आपको शॉर्ट टर्म का एक क्रेडिट दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। देन हमारे पास है नोट्स पेबल। ये जो अकाउंट पेबल है ये वर्बल क्रेडिट है, यानी कि सप्लायर से आप कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हो, बस सिंपल आप इन्वेंट्री परचेज करते हो और फिर आप उसे कहते हो कि ठीक है भाई हम आपको जो है फ्यूचर में इसके पैसे दे देंगे। बट नोट्स पेबल जो है ना ये रिटर्न क्रेडिट है, इसके बदले में जो है वो हम बकायदा एक प्रोमाइजरी नोट लिख के देते हैं कि हम एक सर्टेन डेट को सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो उस बंदे को दे देंगे जिससे हमने या तो पैसे उधार लिए हैं या कोई एसेट जो है वो लिया है उधार में, ठीक है। तो ये बेसिकली नोट्स पेबल में रिकॉर्ड होता है। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में बैंक लोन, ओबियसली पता अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल के लिए बैंक लोन ले रहे हो तो आपको रिटर्न करने में जो है वो 1 साल से ज्यादा टाइम उसको लगेगा, तो बैंक लोन जो है वो आपका लॉन्ग टर्म हो गया। लीज पेबल, जैसे हम कोई मशीनरी या कोई जो है वो ये फिक्स एसेट व्हीकल्स जो है वो हम ले लेते हैं लीज के ऊपर, तो वो लीज भी लॉन्ग टर्म होती है, 10-15 साल 5 साल ऐसे इनकी जो है वो लीज की मेच्योरिटी होती है, तो इस वजह से ये भी जो है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है। देन हमारे पास है मॉर्गेज पेबल, यानी कि आप गिरवी रखवा कर कोई एसेट गिरवी रखवा के जब आप कोई लोन लेते हो तो वो मॉर्गेज कहलाता है, ये भी लॉन्ग टर्म होता है नॉर्मली। देन हमारे पास रेवेन्यू यानी कि इनकम के अकाउंट है, और रेवेन्यू में अगर आपका ट्रेडिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट के आपके पास जो है अकाउंट आते हैं। सेल्स जब भी आप करोगे, प्रोडक्ट को सेल करोगे तो सेल्स के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करोगे, ये इनकम का अकाउंट है, जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह इसके 2 कॉन्ट्रा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट। ये दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो रिवर्स होता है, ये डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, सेल्स को कम करते हैं। देन हमारे पास है सर्विस इनकम। अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो फिर आप ऑब्वियसली बात है कि ये सेल्स वगैरह तो कर नहीं रहे होंगे, प्रोडक्ट आपके पास होगी नहीं, ना इन्वेंट्री का अकाउंट होगा, ना सेल्स होगा, ना परचेज होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी सिंपल जो है वो सर्विस इनकम होगी, कई नामों से हो सकती है। कमीशन इनकम, अगर आप स्टेट एजेंट हैं और आप कमीशन लेते हैं लोगों से डील करने की तो वो कमीशन इनकम कहलाती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो कंसल्टेशन फी कहलाएगी, अगर आप एक लॉयर हैं तो कंसल्टेशन फी कहलाएगी, अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं तो फिर आपकी फी इनकम होगी। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट उस सर्विस का जो एक स्पेसिफिक नाम होगा उसी नाम से आपकी जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा होगा। एंड फाइनली हमारे पास जो है इक्विटी के अकाउंट्स होते हैं, और इक्विटी में कैपिटल जो ओनर का शेयर है, यानी कि जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर वो कैपिटल कहलाता है। अच्छा, जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है वो अगर वापस अपने पर्सनल यूज के लिए वो निकाल लेता है बिजनेस से तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। तो ड्राइंग जो है वो कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, ड्राइंग इंक्रीज होता है डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, सही है। सो ये एक आपका कॉन्ट्रा अकाउंट हो गया। एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो पीरियड के एंड में ऑनर को प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो भी उसके कैपिटल का पार्ट बनता है, तो दैट्स वाई ये भी इक्विटी का अकाउंट है। तो इस पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट में जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको समझना, जिसमें से एक ये ड्राइंग, ये आपका कॉन्ट्रा अकाउंट था। सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट, ये दोनों आपके कॉन्ट्रा अकाउंट है। यहाँ पर परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, ये आपका कॉन्ट्रा अकाउंट है, और ये भी आपका कॉन्ट्रा अकाउंट है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो अकाउंट रिसीवेबल है इसके साथ भी बेसिकली एक कॉन्ट्रा अकाउंट आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सो ये भी एक कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो जितने भी कॉन्ट्रा अकाउंट है ये अपने ओरिजिनल अकाउंट को कम करते हैं, अपने ओरिजिनल अकाउंट का रिवर्स होते हैं। सो एसेट इंक्रीज होते हैं, डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, बट उसका कॉन्ट्रा जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट जब भी इंक्रीज होगा वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। सो इनको भी आपको समझना जरूरी है। याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको अकाउंट्स क्लियर नहीं होंगे,
आपको इन अकाउंट्स की नेचर क्लियर नहीं होगी तब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो इनमें आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि बैंक लोन की नेचर बताओ तो आप बता सकें कि वो लायबिलिटी है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल्स की नेचर बताओ तो आप बता सकें कि वो रेवेन्यू है। अगर कोई आपसे कहे कि बताओ अकाउंट रिसीवेबल का हेड अकाउंट या नेचर ऑफ अकाउंट क्या है तो आप बता सकोगे भाई वो एसेट है। सो इस तरह अगर आपको ये तमाम अकाउंट्स जो है वो सही से याद होंगे, इनकी नेचर जो है वो आप लिंक कर सकोगे तो फिर आपके लिए रिकॉर्डिंग बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको सफर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।